कृतिका भाग 2 में हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक एक सच्ची घटना पर एक व्यंग्य है। जब हमने आरंभ में अपनी कक्षा 10 की पढ़ाई आरंभ की थी इन द बिगिनिंग जून में, तो मैंने आपको गद्य की विधाओं के बारे में बताया था कि गद्य की क्या क्या विधाएं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम प्रोज गद्य पढ़ते हैं। मैंने पूरा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भी मैंने बताया था कि गद्य का कब से प्रादुर्भाव हुआ, मीन्स हम कब से हिंदी में गद्य या सरल हिंदी या आधुनिक हिंदी के रूप में जानने लगे हैं। इससे पहले हिंदी जो है वो पोएटिक वे पे, कविता के रूप में, पोएट्री के रूप में लिखी पढ़ी जाती थी। दोहे, चौपाइयों या कविता के रूप में हिंदी का जैसे कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में अवधि, सूरदास में सुर के पद आपने पढ़े वो ब्रज भाषा में। उस समय आपको हिंदी भाषा विकसित नहीं हुई थी। तो अब जब हम गद्य पढ़ते हैं, कोई कहानी, कथा, इंफॉर्मेटिव लेसन या कोई जानकारी वाले पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें हम गद्य कहते हैं। ठीक है, ये गद्य के विभिन्न विभिन्न रूप हैं, इनको हम पढ़ते हैं गद्य की विधाएं, जिसमें एक विधा है व्यंग्य। व्यंग्य यानी कोई बात को, कोई सच्चाई को ताने के रूप में, कटाक्ष करते हुए कहना। एज इट इज सच्चाई के रूप में नहीं कहना, कटाक्ष करते हुए कहना, ये होता है व्यंग करना। आपको जैसे पता है ना, कमेंट करना, टॉन्ट करना, है ना, ताना मारना। जैसे कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी, भाग्यवान बोल के ताना मारा, कटाक्ष किया था। ठीक है, वैसे ही सत्य को घुमा करके बोलना, तारीफ के लहजे में सच्चाई को कहना, ये होता है व्यंग। अब ठीक वैसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित यह पाठ हमारे सामने एक बहुत बड़े हमारे देश की समस्या को प्रस्तुत करता है। जॉर्ज पंचम की नाक मीन्स आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, है ना, जॉर्ज फिफ्थ भारत के रूलर थे, एम्परर थे, और उस समय उनके नाम पर पूरा ब्रिटिश किंगडम इंडिया पर रूल कर रहा था। उनकी मृत्यु के बाद क्वीन एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आई थी, क्योंकि उनके नाम पर पूरा ब्रिटिश किंगडम था। वो भारत में देखने आ रही थी कि ब्रिटिश किंगडम भारत में कितना फल और फूल रहा है, कितना ज्यादा उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके रूलर्स हैं, उनके वॉइसराय हैं, या उनके सब जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर कितना इंडिया का शोषण कर रहे हैं, कितना टॉर्चर कर रहे हैं, ये वो दौरे करने नहीं आ रही थी, वो ये देखने आ रही थी कि कितना भारतीयों पर अत्याचार हो रहा है, कितना भारत का शोषण हो रहा है। तो जॉर्ज पंचम की नाक, तो वहां पर एक दिल्ली, जो आधुनिक अभी वर्तमान नई दिल्ली है, ठीक है, उस समय दिल्ली का उनके ही लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनकी लग्जरी के लिए निर्माण किया गया, नई दिल्ली बनाई गई। उस नई दिल्ली में मेन संसद भवन गेट के पास, जो उस समय उनका मेन ऑफिस हेडक्वार्टर होता था, वहां पर जॉर्ज फिफ्थ, इन हिंदी जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। ठीक है, अब उस मूर्ति को ये दिखाना, क्योंकि वो दिखाना चाह रही थी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जॉर्ज पंचम वॉज अ ग्रेट रूलर, वो बहुत महान राजा थे, बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, कि उन्होंने कितने स्ट्रिक्टली, कितने रूल और कितनी तानाशाही के साथ भारतीयों पर अत्याचार किया था। तो जो क्वीन एलिजाबेथ जब दौरे पर आ रही थी, तो पूरी दिल्ली के उस एरिया को चमकाया गया, एकदम धो पोछ के ऐसा रखा गया जैसे कि स्वर्ग से उतरी हुई दिल्ली है, चकाचक पूरी तरह से, साफ सुथरी सड़कें, कॉलिन, रेड कारपेट बिछा हुआ, हर चीज बिल्कुल, उनके पोशाक, उनका खाना, उनका सेफ, उनका सब कुछ का ध्यान रखा गया भारतीय पैसों पर, हमारे पैसों पर, भारत के किसानों, भारत के मजदूरों, भारत के लोगों के पैसे पर ये सारा तामझाम और दिखावा किया गया। जैसे कि आज भी आप लोग देखते हैं, जब कोई वीआईपी, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, उस पूरे एरिया को चकाचक कर दिया जाता है, सजा धजा दिया जाता है, सड़कें साफ हो जाती है, रेड कारपेट लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती, पानी की सुविधा, हवा की सुविधा, पोल्यूशन फ्री, गाड़ियों की आवाजाही रुक जाती है, सड़कों की मरम्मत कर ली जाती है ना, पूरा सजा धजा दिया जाता है उस स्थान को। ठीक वैसे ही क्वीन एलिजाबेथ के आने के लिए दिल्ली को सजाया गया।
अब इसमें जो उस समय भारतीय थे, अब सारी लोगों को क्वीन एलिजाबेथ के ड्रेस कैसे होने चाहिए, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, लाखों रुपए खर्च हुए। वो भोजन क्या करेगी भारत में आकर के, उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। उनके आने जाने के रास्तों को प्रॉपर उनकी गाड़ी बग्घी उनका रथ निकले तो मरम्मत किया गया। तो वो रानी है या फिर वो क्या देवी है, कोई भगवान है जिसके लिए इतना तामझाम किया जा रहा है? वो भी तो एक इंसान है। ये क्यों ऐसा, क्यों इस शासन व्यवस्था में किसी को वीआईपी भगवान बना दो और सामान्य जनता उसके पैरों के तले, जो कि आज भी होता है। ठीक है, जो लग्जरी, जो सुविधाएं, जो सब कुछ हमारे मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को मिलता है, क्या हमें मिलता है? कोई भी वीआईपी की एक साधारण से विधायक की भी गाड़ी निकलती है तो पूरे रोड में ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये आज से नहीं हुआ है, ये वहीं की देन है जब जॉर्ज पंचम की नाक लगने के समय क्वीन एलिजाबेथ भारत दौरे पर आई थी। ये तानाशाही, ये डिक्टेटरशिप, ये मिसयूजिंग ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये लोगों के उसका मिसयूज करना, दुरुपयोग करना है ना, शासन व्यवस्था का बुरा फेस, अगली फेस ऑफ आवर सिस्टम, ये बताने की कोशिश की गई है। लिखा है, लिखने वाले महान साहित्यकार हैं कमलेश्वर। इन्होंने हर सच्ची राजनीतिक कुव्यवस्था पर, भ्रष्टाचार पर ताना मारा है। उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय के भ्रष्टाचार पर ताना मारा है। ये भ्रष्टाचार, करप्शन जो आज से उतने साल पहले, 100 साल पहले से ही हमारे भारत को अंदर से अंदर खोखला किया जा रहा है और हम इस सिस्टम के अनसेपरेबल पार्ट हो गए हैं। हम उसमें बिल्कुल खो से गए हैं। हमने मान लिया है कि अब ये करप्शन तो इंडिया से जा ही नहीं सकता है, डिलीटेबल नहीं है, ये अलग नहीं हो सकता हमारे शासन व्यवस्था से, हमारे सिस्टम से, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार या करप्शन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक की, अब जैसे उसमें कहा गया है कि अब मूर्ति में नाक लगानी है, अब वो नाक कहाँ से लाएं? प्लास्टिक सर्जरी करने वाले किसी सर्जन को बुलाएं। अब मूर्ति पर नाक लगानी थी तो मूर्तिकार को लाएं। अब किसकी नाक लगानी है भाई? पूरा ढूंढ लिए इसकी नाक। अब जैसे उसमें से देख रहे हैं कि हमारे भारतीय लीडर की नाक लगा लें क्या? महात्मा गांधी की, मदन मोहन मालवीय की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, तिलक की। अब देखिए कैसे हंसी उड़ाई जा रही है कि इनकी नाक लगा लेते हैं, या बोले कि वो बताया जा रहे हैं कि जॉर्ज पंचम के समकक्ष तो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, ठीक है, तिलक हैं, टैगोर हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, तो उनकी नाक लगा ले क्या? तो अब इसी पर व्यंग किया है कमलेश्वर जी ने कि कितना गहरा ताना मारा है कि हम आज, चलो उस समय तो राजतंत्र था, मोनार्की थी, ये ब्रिटिश टाइम की बात है जब हम गुलाम थे, हम पर अंग्रेजों का शासन था। लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारी खुद की सरकार है, हमारा अपना शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र या जनतंत्र है, कहने का मतलब लोगों का, जनता का बनाया हुआ शासन है, जनता का तंत्र है। क्या आज भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या आज हम अपने नेताओं, वीआईपी या मंत्रियों से नहीं डरते हैं? या आज उनके आवभगत में, उनके वेलकम में कोई दिखावा तामझाम नहीं होता, या करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं होते हैं? साल भर में हुआ है, 24 फरवरी 2020 की बात है, ठीक है, फरवरी 2020 की बात है। अहमदाबाद जैसे महानगर में, बिजी और व्यस्त शहर में, जहां लाखों लोग रोज जीवन चलाने के लिए कठिन मेहनत करते हैं, उस इतने व्यस्त शहर में, ठीक है, एक दूसरे देश के महान लीडर को बुला करके उसके तामझाम, उसके आवभगत, उसके वेलकम में हमारे देश का अरबों रुपया बर्बाद हो जाता है। ये बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये पैसों का दुरुपयोग नहीं है? कि क्यों ऐसा किया गया? कि क्या बताना क्या चाह रहे हो आप कि किसी एक व्यक्ति की, वो भी विदेशी व्यक्ति के स्वागत में आपने पूरे भारतीय पैसे बर्बाद कर दिए? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए पूरे इतने तामझाम करने के लिए, जबकि कोरोना का खतरा मंडरा चुका था पूरे देश में। कोरोना की का जो दस्तक हुई है उसी घटना से ही हुई है। भारत में कोरोना उसी घटना के, जब इतने लोगों की भीड़ एक साथ हुई और जो कि विदेशी फॉरेनर्स थे उस पूरी मीटिंग में, उस सम्मेलन में, उस भीड़ में, ठीक है, तो उस समय ये भी ताक पर रख दिया गया कि कितना बड़ा खतरा देश की जनता पर मंडरा रहा है। वीआईपी तो अपने प्रिकॉशंस में और अपने वीआईपी ट्रीटमेंट में बच जाएंगे, व्हाट अबाउट कॉमन पीपल? सामान्य जनता का क्या होगा? ये किसी ने इसने नहीं सोचा, और लोगों ने, जी भर के पूरे राज्य के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने सपोर्ट भी किया। ये मजबूरी थी, डर था, या फिर
डेडिकेशन था, क्या बोलेंगे हम इसको? तो ये क्यों है ऐसा? दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज उभारी गई है, मीडिया, प्रेस, पत्रकारिता। उस समय की पत्रकारिता या उस समय का जर्नलिज्म, उस समय की मीडिया जो थी वो मजबूर थी, बेबस थी, खामोश थी, ठीक है, कि वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट मुंह नहीं खोल सकती थी, सच्चाई को नहीं बोल सकती थी। आज जो हुआ मैं बता रही हूँ, फरवरी 2020 की घटना में अहमदाबाद में जब उसके स्वागत में डोनाल्ड ट्रंप के इतना भव्य आयोजन किया गया, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद किए गए एक व्यक्ति के स्वागत में, हमारी मीडिया क्या थी? गूंगी बहरी थी हमारी मीडिया या अंधी हो गई थी? उसने क्यों नहीं आवाज उठाया? मीडिया को फोर्थ पिलर बोलते हैं, चतुर्थ स्तंभ बोलते हैं शासन व्यवस्था का, ठीक है। मीडिया या प्रेस या पत्रकार जो होते हैं वो बेबागी से, वो ये उनका धर्म होता है कि अन्याय और अत्याचार को उजागर करें, सरकार की गलत नीतियों को बताएं, सरकार के गलत कार्यों को सबके सामने लाएं, सच्चाई को लेकर के आए। ये होती है पत्रकारिता या जर्नलिज्म या प्रेस की भूमिका। जब हमारे 3 अंग, ठीक है, जुडिशरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानसभा जिसे हम कहते हैं जुडिशरी, एंड आर असेंबली, ठीक है, हमारी संसद, लोकसभा और राज्यसभा जिसे हम कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एनी सिस्टम, जब ये अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो मीडिया या प्रेस को फोर्थ पिलर, ठीक है, फोर्थ पिलर इसीलिए कहा गया है हर सिस्टम में, हर देश की शासन व्यवस्था में, क्योंकि ये सच्चाई को बयां करते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, सामने लाते हैं, हाईलाइट करते हैं करप्शन को, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे पब्लिक का हो, चाहे किसी का भी हो। तो उस समय की मीडिया, जब जॉर्ज पंचम आ रहे थे, उस समय की मीडिया मजबूर थी, गुलाम थी, उस समय की मीडिया बिकी हुई थी। आज क्या मीडिया बिकी हुई नहीं है? आज ऐसी कौन सी मीडिया है जो पावरफुल लोगों के विरोध बोल सकती है कोई ऐसा पत्रकार जो शक्तिशाली या पावरफुल लोगों के विरोध में उनकी गलतियों को, उनके बुराइयों को, उनकी कमियों को उजागर करने की कोशिश करने की हिम्मत रखता है? तो ये हमको समझना है कि प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, इस शासन व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारी क्या जिम्मेदारी है, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, और हमारे मिनिस्टर्स की क्या जिम्मेदारी है। कि मिनिस्टर को हमने पावर इसलिए नहीं दिया कि वो हमको ही एक्सप्लॉट करें, हमारा ही शोषण करें, हमारे टैक्स के पैसों का दुरुपयोग करें। हमने उनको इलेक्ट किया है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या प्रजातंत्र क्या है? ये हमारी सरकार चुनने की आजादी है, ये हमारा एक फ्रीडम है, ये हमको मिला है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये फ्रीडम दी है कि हम जब मैच्योर समझदार हो जाएं तो वी कैन इलेक्ट आवर ओन गवर्नमेंट, हम अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं, चुन सकते हैं। तो हम जो रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि इलेक्ट करके चुनाव में भेजते हैं असेंबली में, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो हमारे लिए रूल बनाते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है कि वो रूल केवल अपने फायदे के लिए बनाए, अपने प्रॉफिट के लिए बनाए, या फिर पूरे देश का ध्यान रखें। इस बात को हमें समझना है। आप फ्यूचर नेशन बिल्डर हैं, आपके हाथों में अब आपका देश है, और खासकर अब भावी चुनौतियों के साथ, तो बहुत टफ चैलेंजेस के साथ, डिफरेंट और टफ सर्कमटेंसेस के साथ, तो आपको समझना है कि अब दायित्व क्या होगा। आपको हर एरिया में बहुत जागरूकता के साथ इस देश को बचाना है, देश को संभालना है और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जॉर्ज पंचम की नाक हमें यही सीख संदेश देती है कि भ्रष्टाचार जब तक दूर नहीं होगा, जब तक हमारी चापलूसी करने की प्रवृत्ति है, जो हम चापलूसी करते हैं ना, कि बड़े बड़े नेताओं की, मंत्रियों की या पावरफुल लोगों की, तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। उनके मिसयूज पावर जो करते हैं उनको भी हम चुपचाप सह लेते हैं, ये भी एक प्रकार का करप्शन या भ्रष्टाचार है। यही बता रहे हैं कि इसमें कि वो एक घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। जॉर्ज फिफ्थ की नॉक लगाना या उसके स्टेचू को सजाना या दिल्ली को सजाना, ये आज तक वैसा ही चला आ रहा है। इस भयानक सच्चाई से, इस कुरूपता से, इस अग्लिनेस से हम अलग नहीं हुए, बल्कि ये कुरूपता और बढ़ती जा रही है। यूपी में देखो, हाथी की मूर्तियां लग रही है, तो ग्रेट लीडर की मूर्तियां लग रही है, यहाँ मूर्तियां लग रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता, द ग्रेट ट्रू ग्रेट लीडर, उनको जरूरत नहीं किसी पहचान या हाईएस्ट मूर्ति की, उनको आवश्यकता ही नहीं है कि मेरी इतनी ऊंची फीट की मूर्ति लगवा करके एक टूरिज्म सेंटर, तो उसको दूसरे तरीके से क्या जरूरत थी अरबों बिलियंस रुपए
खर्च करके वो किसी ऊंचाई या उसके मोहताज नहीं है वल्लभ भाई पटेल कि उनकी उतनी ऊंची मूर्ति बनेगी तभी वो महान माने जाएंगे या उनकी पहचान होगी। उनके कार्य इतने महान थे कि वो अमर हैं हमारे इतिहास में, उनको कोई नहीं भूल सकता। उनके सेक्रीफाइस को, उनके समर्पण को, देश के लिए किए गए उनके कार्य को कोई भी नहीं भूल सकता। वो अपने कार्यों से ऊंचे हैं, अमर हैं, उनको किसी पहचान की आवश्यकता कभी नहीं रहेगी। फिर क्यों दिखावा करना, फिर ये करप्शन क्यों? बिल्कुल उस घटना से ये घटना मिलती जुलती है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें हमारा जो पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, इस एरिया को कोई क्यों नहीं देखता है? तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जर्नलिज्म की, मीडिया की, प्रेस की, या कोई बुद्धिजीवी या समझदार सिटीजन का जो समूह है वो इसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाता है? जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति क्वीन एलिजाबेथ के स्वागत में पैसे बर्बाद हुए, लोग डरे हुए थे, गुलाम थे, मुंह नहीं खोले। आज आज क्यों लोग डरे हुए हैं? आज तो फ्रीडम है, आजादी है, लोकतंत्र है, हमारी अपनी सरकार है, हम जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं बोलते हैं। क्यों? क्या भ्रष्टाचार हमारे खून में समा गया है, हमारी सांसों में समा गया है भ्रष्टाचार या करप्शन? या हम इतने डरे हुए, इतने डरपोक हैं कि हमें क्या करना है हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इन चीजों को हमें समझना है और अपने देश को, ये जो बीमारियां है ना, कोरोना से भी ज्यादा भयानक इन्फेक्शन है ये घातक हार्मफुल बीमारियां और इन्फेक्शन है, इनसे अपने देश को बचाना है। और जब हम अपने देश को पोल्यूशन फ्री, केवल वाटर, एयर या सॉइल पोल्यूशन से नहीं, ये जो अंदर जो प्रदूषण है भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, करप्शन का, इस पोल्यूशन से अपने देश को हमें फ्री करना है। ये इस पाठ के माध्यम से कमलेश्वर जी हमको बताना चाह रहे हैं कि आप बच्चे इसको पढ़िए, समझिए और अपने मेहनत के पैसों से, अपने देने वाले टैक्स के पैसों से जानकारी लीजिए कि आपके मेहनत के पैसे जो आप टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं, उन पैसों का कितना सही सदुपयोग हो रहा है, किसी मूर्ति के ब्यूटिफिकेशन में, किसी नेता की चापलूसी में, या देश के सच्चे विकास में। ये जानना आपकी ड्यूटी है, ये आपको जानना है, आपको समझना है। इसीलिए यह पाठ आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, ताकि आप समझें और समझकर पूरी जागरूकता के साथ आने वाले भविष्य में कैसे अपना लीडर चुने, किसे अपना प्रतिनिधि माने, और उसके कार्यों का भी, ये नहीं कि हमने 5 साल के लिए इलेक्ट कर दिया और उसके कार्यों को हमने देखना बंद कर दिया। वी हैव टू बी एन ऑब्जर्वर, हमें कीन ऑब्जर्वर बनना है और देखना समझना है उसके कार्य प्रणाली को, उसके वर्क सिस्टम को समझना है, और तब जा करके हम धीरे 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 ये 100 सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को धीरे धीरे हटा सकते हैं। यदि हमने ये नहीं किया तो एक दिन फिर से हम अपने ही बुराइयों के गुलाम हो जाएंगे, अपनी ही कमजोरियों के गुलाम हो जाएंगे। तो हमारी ये जो बाहर दिखाने वाली आजादी का कोई मायने नहीं रह जाएगा। हमारे अपने ही लोग इस पूरी शासन व्यवस्था का दुरुपयोग करके इस देश को खोखला कर देंगे, आपके पूरे विकास को, आपके डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर देंगे।